अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट टाइम मैंने एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन रीड की थी और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन शुरू से स्टार्ट करते हैं। बर्सल रेस्पिरेशन और कम्प्लेक्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत कम्प्लेक्स है। आगे आप ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे जो कि एक पूरा चैप्टर्स तकरीबन बन जाते हैं और हाफ चैप्टर तो क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसके बन जाते हैं जो कि बहुत मतलब कम्प्लेक्स सीरीज़ एक तरह की। फॉर द स्टडी ऑफ ऑल द रिएक्शन ग्लूकोज ऑक्सीडेशन विल गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यू होती है लेकिन कन्वीनियंस के लिए बहुत लंबे प्रोसेस है तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं तीन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ग्लाइकोलाइसिस होता क्या, ये साइटोप्लाज्म में अकर होता है। ये चीज़ें याद रखनी है कहाँ पे अकर होता है। ऑक्सीजन नॉट इन्वॉल्व, ऑक्सीजन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती। क्यों? डेट इज़ वाई इट अकर इन बहुत टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये एरोबिक और एरोबिक दोनों, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती तो एरोबिक और एरोबिक दोनों में हो जाता है। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन टू मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। आपको याद होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बन गया था। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जिसमें ऑक्सीजन नहीं भी ज़रूरत थी तब भी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उससे ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर होती। तो ये दोनों टाइप ऑफ रिएक्शन में अकर कर सकता है। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, पायरुविक एसिड जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगी। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। और अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, NAD, FADH2 बोल के हाई एनर्जी से बनाएंगे बॉन्ड्स। बिफोर एंटर द क्रेब्स साइकिल पायरुविक एसिड चेंज इनटू 2 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम। क्रेब्स साइकिल में इंटर होने से पहले पायरुविक एसिड जो है MCQ है किस में कन्वर्ट होता है, 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। तब जाके वो क्रेब्स साइकिल में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। कि तीन चीज़ें बना देते हैं, ATP, NADH, FADH2। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ये द फाइनल स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, आखिरी स्टेज है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस टाइम होता है कि NADH, FADH टू रिलीज़ इलेक्ट्रॉन जो बने थे ऊपर, NADH और FADH2 और ATP बने थे, वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन टेकन बाय सीरीज ऑफ वो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो से हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे तो इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के बाद उसे कैरी करेंगे काफ़ी सारी कैरियर प्रोटीन उसे कैरी करके एक मूव थ्रू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। जब इलेक्ट्रॉन कैरियर की सीरीज से मूव होगा तो एनर्जी लूज़ करेगा और जब लूज़ करेगा तो ATP बन जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं, फिर कैरियर प्रोटीन से जब मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। एट द एंड ऑफ द चेन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एंड कंबाइन द मोलेकुलर ऑक्सीजन। आखिर पे जो हाइड्रोजन जब गुजर जाता है एनर्जी रिलीज़ करने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देता है जो कि रिलीज़ हो जाता है। इसके तीन मेन रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप देखें ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मैंने बताया पायरुविक एसिड 2 में कन्वर्ट हो जाता है और ATP और NADH साथ लाजमी बनेगा। देखें ना, ADP और NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया। इसके बाद आप देख सकते हैं एक पायरुविक एसिड आया। पायरुविक एसिड दो होते हैं। पहले वो क्या होता है आपको याद रखना है, पायरुविक एसिड 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में चला जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम के बाद ये तीनों अपने रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ATP तीनों में बनेगा। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, NADH और FADH2 ये 2 मेन चीज़ें बन जाएंगी जिन्होंने फिर आगे एनर्जी रिलीज़ करने। देखें एरो के साथ ट्रांसपोर्ट चेन में सिर्फ ये 2 चीज़ें इस्तेमाल हुई, NADH और FADH2 इस्तेमाल हुए। इन्होंने अपना NAD और FADH लाए क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन दे देने और इसके बाद वाटर साथ बन जाए और ATP तीनों में बना। लास्ट पॉइंट में मैंने बताया था एक में वाटर बन जाएगा, वाटर बन गया और एक में देखें कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये रिलीज़ हो जाएंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड साथ ATP और NADP 4 चीज़ वैसे में ज़रूरत होती है। एनर्जी बजट और रेस्पिरेशन में देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में आते हैं। ईच NADH कितने 3 ATP प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। NADH जनरेट ग्लाइकोलाइसिस गिव 2 ATP बिकॉज 1 ATP स्पेंड इन ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से जब ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पास होता है तो ATP स्पेंड हो जाता है। वैसे NADH 3 ATP ही देता है और FADH 2 ATP देता है। आपने बात याद रखना, NADH 3 ATP, FADH 2 ATP ही देता है। और इसके बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ ATP कैन बी कैलकुलेटेड फॉलोइंग डाटा फिगर में हम कैलकुलेट करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन की मैं बात करूँ, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओनली 2 ATP आर गेन्ड। एनारोबिक में जब होता है ना, ये देखो अपने MCQ क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओनली 2 मॉलिक्यूल ATP आर गेन्ड एज अ नेट प्रॉफिट। एनारोबिक में सिर्फ 2 ATP आते हैं। याद रखना क्या बात, 2 ATP आते हैं एनारोबिक में जिसमें ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल होती। और अभी देखेंगे अब एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हम इतना लंबा प्रोसेस पढ़े। 3 प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें आप देखेंगे तो टोटल हमारे पास 36 ATP बन रहे हैं।
एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP और एनारोबिक में सिर्फ कितने मैंने आपको बताया है 2 ATP। कितना फ़र्क है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP बन रहा है। ये टोटल एनर्जी सर्कुलराइजेशन का टेबल आपको याद करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल से कितने आ रहे हैं और ग्लाइकोलाइसिस से कितने आ रहे हैं और टोटल 36 ATP बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।